ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेखा मौसी की ओर हाथ बढ़ाते हुए आशीष ने कहा, मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टोफर की बात मान लेनी चाहिए और V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर देना चाहिए। अपना मुंह फोन की ओर मोड़ते हुए रेखा मूर्ति ने क्रिस्टोफर से पूछा, क्या गारंटी है कि अगर मैं ये V16 पावर ड्रग तुम्हारे दोस्त के हवाले कर दूं तो तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे? रेखा मौसी की ये बात सुनते ही फोन पर क्रिस्टोफर की हंसी की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी से कहा, देखो, गारंटी तो इस बात की जरूर दे सकता हूँ कि अभी इसी वक्त अगर तुमने वो V16 पावर ड्रग मेरे दोस्त के हवाले नहीं किया तो मैं एक एक करके तुम्हारे परिवार वालों की जान ले लूंगा। तुम्हारे बूढ़े माता पिता, तुम्हारी छोटी बहन, एक एक करके सबको मार दूंगा। और इस बात का भरोसा रखना कि मैं अपने वादे से पलटने वाला नहीं हूँ। क्रिस्टोफर की धमकी सुनकर रेखा मौसी को ऐसा लगने लगा था जैसे उनके शरीर में एक साथ कई सारी सुइयां चुभोई गई थी। उनके शरीर में खून जम चुका था। वो घबराई हुई लग रही थी, मगर वो किसी तरह अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के जरिए आशीष को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो घबरा चुकी थी। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि रेखा मूर्ति के पास अब कोई चारा नहीं था। उन्हें अभी इस हालत में V16 पावर ड्रग आशीष के हवाले करना ही होगा। जब आशीष को इस बात का अंदाजा हो गया कि रेखा मूर्ति V16 पावर ड्रग उसके हवाले करने वाली थी, तब आशीष ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने फोन में एक मैसेज टाइप करके उसे सेंड कर दिया। ठीक उसी वक्त अनिका का मोबाइल फोन डीप होने लगा। जैसे ही अनिका के मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन आया, अनिका ने चुपके से अपनी जेब से फोन निकाला और मैसेज पढ़ने लगी। अनिका ये देखकर हैरान हो गई थी कि आशीष ने अनिका को मैसेज भेजा था। मैसेज में आशीष ने लिखा था, अनिका, इस वक्त मैं रेखा मूर्ति के साथ हूँ। क्रिस्टोफर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं रेखा मूर्ति से V16 पावर ड्रग ले लूं और उस तक पहुंचाऊं। रेखा मूर्ति किसी भी वक्त मुझे V16 पावर ड्रग सौंपने वाली है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी रेखा मूर्ति का पीछा कर रही होगी। मैं एक काम करता हूं, जैसे ही मुझे V16 पावर ड्रग मिलता है मैं तुम्हें फिर से एक मैसेज कर दूंगा। फिर बहाने से किसी जगह पर गाड़ी रुकवाऊंगा। तुम किसी भी तरह मेरे पास से वो V16 पावर ड्रग ले जाना। याद रखना, जब तुम हमारे बेहद करीब पहुंचोगी तब मुझे एक मैसेज कर देना ताकि मैं किसी भी तरह इन लोगों को होल्ड करने के लिए कोई तरकीब निकाल सकूं। अनिका आशीष का मैसेज पढ़कर हैरान रह गई। अनिका के लिए अब ये साफ हो चुका था कि आशीष जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए कर रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा करने से आशीष की जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा हो सकता था। अनिका ने कार चलाते हुए आशीष को रिप्लाई करते हुए लिखा, हाँ, मैं वैसे रेखा मौसी का पीछा करते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ, मगर तुम्हारी प्लानिंग बेहद खतरनाक है। अगर V16 पावर ड्रग उन तक नहीं पहुँचा तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अनिका ने ये मैसेज आशीष को सेंड कर दिया। आशीष ने जब अनिका का मैसेज पढ़ा तो रिप्लाई करते हुए लिखा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास अब जीने के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं है। मुझे अगर वो लोग मार भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन V16 पावर ड्रग अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो अलेक्जेंडर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि किसी भी तरह तुम मेरे पास से वो V16 पावर ड्रग हासिल कर लो और अलेक्जेंडर को बचा लो। अलेक्जेंडर को बचाने का हमें इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलने गया। जब आशीष ने ये मैसेज अनिका को सेंड किया तब अचानक निखिल की नज़र आशीष की मोबाइल पर पड़ी। आशीष की मोबाइल की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, अरे ये देखो, मेरे ख्याल से ये क्रिस्टोफर को मैसेज कर रहा है। आशीष ने तुरंत अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रखते हुए निखिल से कहा, अरे नहीं नहीं, क्रिस्टोफर तो रेखा जी के साथ फोन पर बात कर रहा है, मैं उसे क्यों मैसेज करूंगा। आशीष की बात सुनकर निखिल शांत हो गया। वहाँ रेखा मौसी इस दुविधा में पड़ी थी कि वह आशीष को V16 पावर ड्रग सौंपे या ना सौंपे, मगर क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी को ये धमकी दे रखी थी कि अगर रेखा मौसी ने आशीष के हवाले V16 पावर ड्रग नहीं किया तो क्रिस्टोफर एक एक करके उनके परिवार वालों को मारने लगेगा। किसी तरह अपने
मन ही मन कुछ सोचने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए रेखा मौसी ने क्रिस्टोफर से कहा, इतना याद रखना क्रिस्टोफर, अगर मेरे परिवार को तुमने नुकसान पहुंचाया तो मैं अभी इसी वक्त इसी बॉडीगार्ड से कहकर यू टर्न ले लूंगी और V16 पावर ड्रग हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। अगर V16 पावर ड्रग चाहिए तो मेरे परिवार को सही सलामत तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। रेखा मौसी ने ये कहकर नहले पे दहला फेंक दिया था। क्रिस्टोफर की धमकी को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया था। रेखा मौसी और क्रिस्टोफर के बीच में अब ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि दोनों ने ही एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले रखा था। अब अगर एक ने ट्रिगर दबाया तो दूसरे का भी ट्रिगर दबना तय था। खुद क्रिस्टोफर के पास भी रेखा मौसी की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर उसने रेखा मौसी के परिवार को मार दिया तो V16 पावर ड्रग हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और इसका सीधा मतलब ये था कि पल पल मौत की ओर आगे बढ़ रहा क्रिस्टोफर अपनी ही जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अचानक ही क्रिस्टोफर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्रिस्टोफर का फोन डिस्कनेक्ट होते ही पीछे बैठा आशीष मुस्कुराते हुए रेखा मौसी से कहने लगा, अब तो आपने उसे काफी गुस्सा दिला दिया। हाँ, आपकी धमकी के बाद वो आपके परिवार को मारेगा नहीं, मगर इतना जरूर याद रखना कि अब वो आपके परिवार को काफी दर्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्रिस्टोफर कितना खतरनाक है और वो अपना सारा गुस्सा इस वक्त आपके परिवार पर उतार रहा होगा। आशीष की ये बात सुनते ही रेखा मूर्ति ने जवाब देते हुए कहा, कुछ देर के लिए दर्द सहना मौत से बेहतर होता है और मैं अपने परिवार के टूटे हाथ पांव तो देख सकती हूँ मगर उनकी लाशें नहीं देख सकती। रेखा मूर्ति की बातों में वजन देखकर आशीष ने अपनी बात पलटते हुए कहा, देखिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्रिस्टोफर चाहे अभी आपसे नाराज हो मगर मैं ये सब कुछ आपके लिए ठीक कर सकता हूँ। मेरे कहने पर उसका गुस्सा कम हो सकता है। चलिए दोनों V16 पावर ड्रग के डोज आप मुझे मत दीजिए मगर मुझे कम से कम एक डोज दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके और क्रिस्टोफर के बीच में जो कड़वाहट खड़ी हुई है उसे कम करने में मैं आपकी मदद करूँगा। आशीष किसी न किसी बहाने से रेखा मूर्ति के पास से कम V16 पावर ड्रग का एक डोज हासिल करना चाहता था। आशीष की बात पूरी तरह से समझने के बाद रेखा मौसी ने जवाब देते हुए कहा, देखिए मदद की ज़रूरत अक्सर उन लोगों को होती है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज समझते हैं। चलिए एक बात तो साबित हो गई है कि क्रिस्टोफर तुम पर बहुत भरोसा करता है, मगर एक बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि क्रिस्टोफर इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कितना खतरनाक है ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी, मगर फिर भी क्रिस्टोफर ने तुम पर भरोसा किया है। इसका मतलब साफ है कि वो तुम पर नजर बनाए बैठा है। तुम्हारा मालिक तुम्हारे आसपास कहीं मौजूद है मगर तुम्हें उसकी भनक नहीं है। तुम ये समझ रहे हो कि उसको तुम पर भरोसा है, इसलिए वो मुझसे V16 पावर ड्रग को तुम्हारे हवाले करवाना चाहता है। मगर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ वो मुझे V16 पावर ड्रग तुम्हारे हवाले करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो इस वक्त तुम पर नजरें जमाए बैठा है। अभी रेखा मौसी ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक ही कार को जोरदार ब्रेक लगी। ब्रेक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पीछे बैठा निखिल कोठी भांजकर अपना बैलेंस घुमाकर सीधा आगे से टकरा गया। किसी तरह आशीष ने अपना हाथ आगे वाली सीट के बैक रेस्ट पर रखकर अपने आप को बैक रेस्ट से टकराने से रोक लिया। अनिका और रेखा मौसी ने सीट बेल्ट पहन रखा था, इसलिए ब्रेक के कारण जो जर्क लगा था वो सेफ्टी बेल्ट ने रेजिस्ट कर लिया था। अपने आप को संभालते हुए जब रेखा मौसी ने अपने आगे देखा तो उन्हें एक बेहद बड़ा सा पत्थर नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊंची पहाड़ों से वो पत्थर सीधे आकर रास्ते पर गिरा था, जिसकी वजह से दोनों साइड की ट्रैफिक की आवाज ही पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। निखिल ने काफी इरिटेट होकर अनिका से पूछा, अरे तुम क्या कर रही हो? गाड़ी ठीक से चलाना नहीं जानती? इतनी जोर से कोई ब्रेक मारता है क्या? तभी निखिल ने देखा कि कार में बैठे तीनों लोग हैरानी से अपनी आगे की ओर देख रहे थे। जब निखिल ने भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके आगे देखा तब उसे एहसास हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ था और उसके आगे एक आदमी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कार की ओर देख रहा था। उस आदमी ने अपने शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट चढ़ा रखा था। ऊंचा लंबा कद, स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बॉडी देखकर कार में बैठे चारों लोग हैरान हो गए।
वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शक्तिशाली गेंडा था। शक्तिशाली गेंडे को अपने सामने देखकर अनिका धीरे से कार से उतरी। शक्तिशाली गेंडा अपनी छाती फुलाकर कार की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली गेंडे के सर पर खून सवार था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और शक्तिशाली गेंडा लगातार कार में बैठी रेखा मूर्ति की ओर देखे जा रहा था। शक्तिशाली गेंडे के पीछे जो बड़ा सा पत्थर था वो शक्तिशाली गेंडे ने खुद अपने हाथों से पहाड़ी से धकेला था। अनिका ने ब्लैक कैट का मास्क पहन रखा था। शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट रेखा मूर्ति को गार्ड कर रही थी, मगर शक्तिशाली गेंडा ये भी जानता था कि ब्लैक कैट चाहे दुनिया की सबसे खतरनाक और काबिल सिक्योरिटी एजेंट क्यों न हो, मगर उसकी शक्ति के सामने ब्लैक कैट की कुछ नहीं थी। शक्तिशाली गेंडे ने सोच लिया था कि वो आज रेखा मूर्ति को मौत के घाट उतार कर रहेगा, और वो ये भी जानता था कि ऐसा करने से उसे ब्लैक कैट नहीं रोक सकती थी। कार के अंदर बैठा निखिल शक्तिशाली गेंडे को देखकर अपनी ही मुठिया अचानक कसने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज वो शक्तिशाली गेंडे से भूमिका की दोस्त का मौत का बदला लेकर रहेगा, मगर निखिल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चाहे उसके दिल में हौसला कितना भी बुलंद हो, मगर शक्तिशाली गेंडे की ताकत के आगे उसके शरीर की ताकत हाथी के सामने चिट्टी के बराबर थी। जब रेखा मौसी कार से उतरी तो शक्तिशाली गेंडे ने रेखा मौसी की ओर देखकर अपनी छाती फुलाते हुए कहा, लगता है बहुत जल्दी में कहीं जा रही है। शक्तिशाली गेंडे ने मास्क नहीं पहन रखा था, क्योंकि वो जानता था कि वो जिनसे बचने की कोशिश कर रहा था उन सभी लोगों के सामने उनकी आइडेंटिटी खुल चुकी थी। अब अपना चेहरा छुपाने का कोई मतलब नहीं था। शक्तिशाली गेंडे को अपने सामने खड़ा देखकर रेखा मौसी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ रानी आलिसा तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। रानी आलिसा का नाम सुनते ही शक्तिशाली गेंडे की आंखों में और भी ज्यादा जुनून सवार हो गया। रेखा मूर्ति की बात का जवाब देते हुए शक्तिशाली गेंडे ने कहा, रानी आलिसा मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने आज तक कई अपराध किए हैं, हजारों लोगों की जान मैंने अपने हाथों से ली है, मगर कभी रानी आलिसा को इस बात का पता नहीं चल पाया था। मगर उस दिन तुम्हारी वजह से रानी आलिसा को मेरी असलियत के बारे में पता चला, वो असलियत जो मैंने रानी आलिसा से हमेशा छुपा कर रखी थी। वो तुम्हारी वजह से उसे पता चली। वो मुझसे नफरत करने लगी हैं। जिन आंखों में मैंने हमेशा ही रिस्पेक्ट देखी थी, उन आंखों ने मुझे अपने लिए घिन नजर आने लगी है। दरअसल पिछले 2 दिनों से शक्तिशाली गेंडा रानी आलिसा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब रानी आलिसा के पास कोई नहीं था, तब शक्तिशाली गेंडा किसी तरह रानी आलिसा के कमरे में घुसने में कामयाब हो गया था। शक्तिशाली गेंडे को अपने सामने देखते ही रानी आलिसा ने अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर तान दी। शक्तिशाली गेंडा को ऐसा लगा कि शायद रानी आलिसा ने ठीक से उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए अंधेरे से उजाले की ओर आते हुए शक्तिशाली गेंडे ने रानी आलिसा से कहा, रानी आलिसा, मैं हूँ आपका आयरन मैन। रानी आलिसा ने अपने कदम पीछे लेते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, तुम वो हो जिस पर मुझे कभी बहुत भरोसा हुआ करता था, मगर आज तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अपने आप पर घिन महसूस हो रही है। मैंने एक ऐसे आदमी को अपने महल में पनाह दिया जो इंसान की शक्ल में हैवान था। न जाने कितने लोगों का खून लगा है तुम्हारे हाथों पर, मगर अब तुम्हारे गुनाहों की दुनिया का एक भी साया मैं अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। शक्तिशाली गेंडा अपना सीना ताने रानी आलिसा की बंदूक के सामने खड़ा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर रानी आलिसा की बंदूक से गोली निकलेगी तो वो अपने शरीर की फुर्ती से उस बंदूक से निकली हुई बुलेट से बचने में कामयाब हो जाएगा। मगर कहीं न कहीं शक्तिशाली गेंडे को अब जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। बंदूक की गोली से ज्यादा रानी आलिसा ने जो बात शक्तिशाली गेंडे से कही थी, वो शक्तिशाली गेंडे के लिए ज्यादा दर्दनाक थी। रानी आलिसा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर शक्तिशाली गेंडा धीरे धीरे उनकी नजरों से गायब हो गया। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे, मगर शक्तिशाली गेंडे की नजरों में अभी भी रानी आलिसा की नजरों की बेरुखी घूम रही थी। फिर से अपना होश संभालते हुए शक्तिशाली गेंडे ने जुनून भरी नजरों से रेखा मूर्ति की ओर देखा और कहा, रानी आलिसा की नजरों में मैं मर चुका हूँ और अपनी उस मौत का बदला
मैं तुमसे आज लेने आया हूँ, मौत के बदला मौत। आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। शक्तिशाली गेंडे के लिए जीने की हर वजह खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ जी रहा था ताकि वो अपनी रानी आलिसा के पास रह सके, दूर से ही सही, लेकिन उन्हें हमेशा देखता रह सके। मगर जब से रेखा मूर्ति के घर पर अनिका ने सबके सामने शक्तिशाली गेंडे को रानी आलिसा के सामने बेनकाब किया था, शक्तिशाली गेंडे के लिए ये जिंदगी बोझ सी बन गई थी। शक्तिशाली गेंडे ने रेखा मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मैं चाहता तो उस दिन तुम्हारे घर से V16 पावर ड्रग चुरा कर चला जाता। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, मगर तुमने और तुम्हारी उस मुंहबोली बेटी ने मेरे साथ जो हरकत की है, उसके बाद एक बात तो तय है, चाहे मेरी जिंदगी का कोई मतलब न रह गया हो, मगर फिर भी V16 पावर ड्रग हासिल करके मैं अपनी जिंदगी इतनी लंबी कर दूंगा कि एक दिन मैं इस दुनिया का मसीहा बन जाऊंगा। अगर मैं रानी आलिसा के दिल में जगह ना बना पाऊं तो कोई बात नहीं, बस जिंदगी भर उन्हें देखता रहूं तो भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मगर V16 पावर ड्रग हासिल करने से पहले भी मुझे एक काम पूरा करना है, और वो ये है कि तुम्हारी सांसों को तुम्हारे शरीर से अलग करना। आज मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा, जो इस दुनिया में न कभी किसी ने देखी होगी न कभी सुनी होगी। शक्तिशाली गेंडे की आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। वो आज रेखा मौसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। ये अनिका ने पहले ही उसकी आंखों में पढ़ लिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे के अंदर कितनी ताकत थी। पिछली बार बैंक में जब रोहित और अनिका दोनों ने मिलकर शक्तिशाली गेंडे का सामना करने की कोशिश की थी, तो शक्तिशाली गेंडा दोनों पर भारी पड़ गया था। हालांकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे से लड़ना उसकी बस में नहीं था, मगर रेखा मौसी की जान बचाने के लिए अनिका को शक्तिशाली गेंडे से लड़ना ही होगा। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी नजरें रेखा मौसी की ओर कर रखी थी। वो धीरे धीरे अपने कदम रेखा मौसी की ओर आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक अनिका रेखा मौसी के आगे आकर खड़ी हो गई। अपने आगे ढाल की तरह खड़ी अनिका को देखकर रेखा मौसी ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने की कोशिश करने लगी। जब रेखा मौसी को एहसास हुआ कि अनिका पीछे नहीं हटने वाली थी, तब अनिका के कानों के पास आकर रेखा मौसी ने कहा, देखो तुम हट जाओ, ये आदमी बेहद खतरनाक है, तुम अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम मार्शल आर्ट में कितनी तेज हो, मगर इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। मेरा जो होना होगा वो होगा। तुम्हें V16 पावर ड्रग के साथ क्या करना है उसके बारे में सोचो। रेखा मौसी लगातार अनिका को पीछे खींचने की कोशिश करती रही, मगर अनिका अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। शक्तिशाली गेंडा जो धीरे धीरे अपने कदम रेखा मौसी की ओर आगे बढ़ा रहा था, उसने ब्लैक कैट को देखते ही अपने कदम रोक लिए। शक्तिशाली गेंडे ने ब्लैक कैट की ओर इशारा करते हुए रेखा मौसी से कहा, रेखा मूर्ति, भाड़े पर रखे गए सिक्योरिटी गार्ड की जान क्यों खतरे में डाल रही हो? ये बेचारी ब्लैक कैट तो बेमौत मारी जाएगी। हाँ, अगर इस वक्त तुम्हारी वो मुंह बोली बेटी अनिका यहाँ हाजिर होती तो तुम दोनों को एक साथ सजा दे देता। वो अनिका और रोहित कम से कम कुछ देर के लिए मेरा मुकाबला करने के लायक तो थे। इस ब्लैक कैट को तो मैं पलक झपकते का मौका भी नहीं दूंगा। शक्तिशाली गेंडे की धमकियां सुनने के बावजूद अनिका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। कार में बैठे निखिल कोटी भास्कर ने जब शक्तिशाली गेंडे को देखा तो उसकी आंखों में बदला लेने का जुनून सवार हो गया। कार से उतरकर निखिल ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही मुझे मिल गए। तुम्हारा पीछा करने में वक्त बर्बाद करने से अच्छा हमारा आमना सामना जल्द हो जाए तो बेहतर होगा। शक्तिशाली गेंडा हैरानी से निखिल को देखता रहा। दुबली पतली कद काठी के साथ निखिल इतना कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा था? ये बात शक्तिशाली गेंडे के समझ के बाहर थी। निखिल ने अपनी मुठियां कसते हुए तेज सांस लेते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, कम से कम जिंदा तो नहीं जा सकते। इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा निखिल की ऐसी बातों का जवाब दे पाता, निखिल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक शक्तिशाली गेंडे पर फायर करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक निखिल की बंदूक से निकल रही गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंजती रही। निखिल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी
उसने अपने दोनों हाथों से गन पकड़कर धनाधन एक के बाद एक गन की सारी गोलियां शक्तिशाली गेंडे के सीने में उतारने के लिए चला दी। सारी गोलियां खत्म होने के बाद निखिल जोर जोर से ट्रिगर दबाता रहा। जब कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, तो निखिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बंदूक से निकल रहे धुएं की वजह से निखिल को धुएं के पार कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जब धुआं थोड़ा सा सेटल हुआ, तब निखिल ये देखकर हैरान हो गया कि शक्तिशाली गेंडा अभी भी बड़े ही कैजुअली अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी जगह पर बड़े ही आराम से खड़ा था। निखिल हैरान होकर कभी अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को देखता तो कभी शक्तिशाली गेंडे की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी गोलियां सीने पे दागने के बाद भी शक्तिशाली गेंडा इतने आराम से कैसे खड़ा था। निखिल के रिएक्शन को देखते ही शक्तिशाली गेंडा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी पर कंट्रोल पाते हुए शक्तिशाली गेंडे ने जोर जोर से अपने एक हाथ से अपनी छाती को पीटना शुरू किया। जब शक्तिशाली गेंडे ने ऐसा किया, तब मेटल की आवाज सुनने पर निखिल को रियलाइज हुआ कि शक्तिशाली गेंडे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। ये देखकर निखिल अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। आवेश में आकर निखिल ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बंदूक जोर से जमीन पर पटकी और शक्तिशाली गेंडे की ओर दौड़ लगाने लगा। जैसे ही निखिल शक्तिशाली गेंडे के पास पहुंचा, शक्तिशाली गेंडे ने हवा में अपना हाथ घुमाते हुए निखिल के चेहरे पर एक जोर का चाटा मारा। हालांकि शक्तिशाली गेंडे ने काफी आराम से निखिल को चाटा मारा था, मगर शक्तिशाली गेंडे के चाटे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि निखिल कुछ फीट ऊपर हवा में उछलने के बाद जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरे हुए निखिल को देखकर शक्तिशाली गेंडे ने निखिल से कहा, देखो बच्चे, तुम मेरे लिए एक मच्छर हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपनी उंगलियों में मसल सकता हूँ। इन सब बातों से दूर रहोगे तो ही जिंदा रहोगे। निखिल की हालत देखकर पीछे की कार में आए अनिका के साथी बॉडीगार्ड्स एक के बाद एक अपनी बंदूकों से शक्तिशाली गेंडे पर फायर करने लगे। शक्तिशाली गेंडा भी अपनी शारीरिक फुर्ती के कारण हर चलाई गई गोली से बचकर निकलने में कामयाब हो रहा था। शक्तिशाली गेंडे का शरीर भले ही किसी जंगली हाथी की तरह मजबूत था, मगर उसके शरीर में एक चीते की तरह फुर्ती थी। पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसा मिश्रण देखकर अनिका के साथ आए सारे बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए थे। कुछ ही सेकेंड में शक्तिशाली गेंडे ने एक के बाद एक सारे बॉडीगार्ड को बड़े ही आराम से मार गिराया। सभी बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। अब शक्तिशाली गेंडा और रेखा मूर्ति के बीच में सिर्फ एक दीवार बची थी, जिस दीवार का नाम था ब्लैक कैट, यानी कि अनिका। शक्तिशाली गेंडे ने रेखा मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, आज तुम्हारी मुंह बोली बेटी यहाँ होती तो माँ बेटी दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार देता। चलो कोई बात नहीं, पहले तुम ऊपर जाओ, पीछे पीछे तुम्हारी उस मुंह बोली बेटी को भी तुम्हारे पास भेजता हूँ। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होते ही अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, रेखा मूर्ति तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अनिका की बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, देखो ब्लैक कैट, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। बेवजह अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? आज मेरे मुंह पर खून लग चुका है। मेरे सामने जो कोई भी आएगा उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। आज मेरा टारगेट सिर्फ रेखा मूर्ति है, और जब तक इस जमीन को उसके खून से लाल न कर दूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अनिका भी अपनी पोजीशन लेकर तैयार थी शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करने के लिए, मगर तभी रेखा मूर्ति जोर से चीख लगाते हुए पहाड़ियों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यही कहीं हो। बाहर निकलो कायरो की तरह, पर्दे के पीछे से तमाशा देखने की आदत छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कि तुम ये पर्दा हटा लो। अगर V16 पावर ड्रग चाहते हो तो इस जंग में तुम्हें भी शामिल होना होगा। अगर तुम हमें बचाने में कामयाब नहीं हुए तो V16 पावर ड्रग को तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। अनिका हैरानी से पहाड़ियों की ओर देख रही थी। शक्तिशाली गेंडा भी नहीं जानता था कि रेखा मूर्ति इस तरह से किसी आवाज लगा रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में रेखा मूर्ति से कहा, क्या आप क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग को बुला रही हो मौसी?
जैसे ही अनिका ने यह बात कही, झाड़ियों के पीछे से कुछ मोटरसाइकिलें बाहर निकली और तेजी से अनिका और रेखा मूर्ति के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। इन बाइक के इंजन से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता था ये सारी IS सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी, जिनकी मोटरों से आवाज नहीं निकलती थी। कुछ देर तक वो सारी बाइक रेखा मूर्ति और अनिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। शक्तिशाली गेंडा समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन थे और अचानक रेखा मूर्ति को बचाने के लिए कहां से आ गए थे। उन सारे बाइकर्स ने अपने मुंह पर काली हेलमेट चढ़ा रखी थी और उनके हाथ में काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार नजर आ रहे थे। राइफलें, बाजूका और काफी मॉडर्न अनाउंसेशन को देखकर शक्तिशाली गेंडा भी अपनी जगह पर रुक गया। उन सभी लोगों को देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि ये लोग हो न हो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे। अनिका जानती थी कि जिस तरह शक्तिशाली गेंडा अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर था, उसी तरह क्रिस्टोफर भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे और पावर के दम पर दुनिया को काबू करना चाहती थी। अनिका और रेखा मूर्ति के इर्द गिर्द घूम रही मोटरसाइकिलों के पहियों के घर्षण की वजह से आसपास काफी धुआं खड़ा हो गया था। अचानक घूम रही मोटरसाइकिलें एक के साथ होल्ड पर आ गईं। जब धुआं धीरे धीरे सेटल हुआ, तब एक लंबा चौड़ा ब्लैक जूते, ब्लैक सूट बूट और ब्लैक ओवरकोट पहना आदमी धुएं के पार नजर आया, जिसके सर पर अब एक बड़ी सी ब्लैक हेलमेट पहन रखी थी और उसने अपनी आंखों पर मोटे काले चश्मे पहन रखे थे। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव था, मगर हैट और चश्मों की वजह से उस आदमी के फीचर्स देख पाना बेहद मुश्किल था। वो आदमी रेखा मूर्ति की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी को देखकर अनिका भी हैरान रह गई थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में अपने बगल में खड़े रेखा मूर्ति से पूछा, क्या ये क्रिस्टोफर है? कुछ देर तक उस आदमी की ओर देखने के बाद रेखा मौसी ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, हाँ, यही क्रिस्टोफर है, खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। रेखा मूर्ति की बात सुनने के बाद अचानक उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अपने मुंह में सिगार दबाते हुए उस आदमी ने रेखा मूर्ति से कहा, तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी होगी। 21 साल हो गए जब से तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर गई हो और हमारी जासूस बनकर बाहरी दुनिया में काम कर रही हो, मगर इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया। क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब देते हुए रेखा मूर्ति ने कहा, लोमड़ी की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसकी चाल से की जाती है। तुम्हारे और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। तुम्हें पहचानना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने कहा, देखा, इसे कहते हैं वफादार। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक छोटी सी छोटी बात भी कितनी अच्छी तरह से समझती है। ये सचमुच दाद देता हूँ मैं अपने इस एजेंट की, जो 21 साल बाहरी दुनिया में रेखा मूर्ति के नाम से रह रही है, मगर आज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वफादार बनकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारी हर चाल को समझती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नस नस से वाकिफ है। इसके बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी सिगार का कस लगाते हुए रेखा मूर्ति से कहा, चलो अब वो V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। अनिका को अपने सामने से हटाते हुए रेखा मूर्ति ने क्रिस्टोफर की ओर अपने कदम बढ़ाए और ऊंची आवाज में कहा, पहले तुम्हें इस शक्तिशाली गेंडे से लड़ना होगा। तुम उसे खत्म कर दो और V16 पावर ड्रग तुम्हारा। रेखा मौसी ने जो आइडिया लगाया था वो काबिले तारीफ थी। अनिका खुद भी रेखा मौसी को देखकर हैरान रह गई। रेखा मौसी ने अपने दोनों दुश्मनों को आमने सामने कर दिया था। रेखा मौसी ने क्रिस्टोफर के सामने एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे के बीच में भिड़ंत होती और दो दुश्मनों में से कम एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए रेखा मौसी और अनिका के रास्ते से दूर हो जाता। अनिका भी रेखा मौसी की सूझबूझ को देखकर मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगी। आज अनिका को समझ में आया था कि आखिर इतने सालों तक एनटीटी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर रेखा मूर्ति ने कैसे टिका कर रखा था। एक बिजनेसमैन किसी भी हालत में अपने बिजनेस को नुकसान में नहीं जाने दे सकता था और रेखा मौसी की ये क्वालिटीज एक वक्त अनिका की इस लड़ाई में उसके काम आ रही थी।
क्रिस्टोफर ने अपने माथे पर हैट पहन रखी थी और अपने चेहरे पर एक बड़ा सा काला चश्मा चढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर के चेहरे के हाव भाव तो अच्छी तरह से दिख नहीं रहे थे, मगर क्रिस्टोफर के चेहरे की स्माइल देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्रिस्टोफर को भी रेखा मूर्ति का ये दांव काफी पसंद आया था। क्रिस्टोफर ने अपनी हैट नीचे करते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से मुड़कर अपने पीछे खड़े शक्तिशाली गेंडे को देखा। जब शक्तिशाली गेंडे ने क्रिस्टोफर को अपनी ओर देखते हुए देखा तो अपने आप उसके कदम पीछे हटने लगे। वैसे तो शक्तिशाली गेंडा इस दुनिया में किसी से नहीं डरता था। उसके शरीर में इतनी ताकत थी कि वो 10 हाथियों का भी मुकाबला अकेले कर सकता था। मगर शक्तिशाली गेंडे को दुनिया में अगर किसी एक चीज से डर लगता था तो वो थी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन, और इस वक्त क्रिस्टोफर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था। क्रिस्टोफर को देखते ही शक्तिशाली गेंडे को बचपन में अपने आप पर हुए सारे अत्याचार याद आने लगे। एक ही पल में शक्तिशाली गेंडे का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आने लगा। छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरह से अत्याचार किए जाते थे, जिस तरह से उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, वो सारे दुख, वो सारी यातनाएं एक ही पल में शक्तिशाली गेंडे को महसूस होने लगी। वो जानता था कि चाहे उसके शरीर में 10 हाथियों की ताकत समाई थी, मगर शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के गुंडों के हाथ में बेहद आधुनिक हथियार थे। शक्तिशाली गेंडा ये भी जानता था कि बाइक पर सवार लोगों के साथ झाड़ियों में और भी कई लोग छिपे होंगे, जो खतरनाक हथियारों से इस वक्त शक्तिशाली गेंडे को अपनी अपनी बंदूकों पर टारगेट बनाकर बैठे होंगे। क्रिस्टोफर ने अपनी हैट फिर से नीचे लेते हुए एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, शक्तिशाली गेंडे, मेरे दोस्त। अरे अरे, तुम्हें शक्तिशाली गेंडा कहूँ या तुम्हारा बदला हुआ नाम ही तुम्हें रास आ गया है? वो तुम्हारी रानी तुम्हें क्या कहकर बुलाती है? आयरन मैन, लोखंडी पुरुष। भाई वाह, क्या नाम दिया है तुम्हारी रानी ने तुम्हें। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। क्रिस्टोफर की आवाज सुनकर शक्तिशाली गेंडा गुस्से से तिलमिला उठा। वो जानता था कि अगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे भी 16 पावर ड्रग के लिए जंग करनी पड़ी तो उसके हारने के चांसेस काफी ज्यादा थे। वो क्रिस्टोफर के सारे गुंडों का मुकाबला अकेले कर सकता था, ये बात तो अच्छी तरह से जानता था, मगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे अपने साथ काफी आधुनिक हथियार लाए थे, जिसका मुकाबला करना शक्तिशाली गेंडे के लिए नामुमकिन था। क्रिस्टोफर ने रेखा मूर्ति की ओर इशारा करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो भाई, इस औरत ने मेरे सामने एक शर्त रखी है। अगर मुझे भी 16 पावर ड्रग का वो आखिरी डोज चाहिए तो मुझे तुमसे लड़ना होगा, तुम्हें इस लड़ाई में हराना होगा, तभी मुझे वह पावर ड्रग का आखिरी डोज मिल पाएगा। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि भी 16 पावर ड्रग हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। इसलिए रेखा मूर्ति चाहती हैं कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हें मारना होगा, मगर तुम ही कहो, एक भाई दूसरे भाई को कैसे मार सकता है? क्रिस्टोफर के मुंह से ये बात सुनकर शक्तिशाली गेंडा हैरान रह गया। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे भाई, हम दोनों भाई ही तो हुए। भले ही सालों पहले तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भाग चुके थे, मगर हमने हमारा बचपन साथ बिताया है, साथ साथ दुख सुख झेला है। अरे बचपन में हम पर जो बीती थी वो हमसे ज्यादा और कौन जानता है। जिन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उन हजारों बच्चों में सिर्फ हम 5 लोग बचे थे। अब उन 5 में से एक मर चुकी है, एक मरने के कगार पर है, एक इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और बाकी बच्चे 2, वो हम दोनों हैं। अभी यहाँ इस वक्त एक दूसरे के सामने खड़े हम दोनों एक परिवार ही के तो हैं। और ये मत भूलो कि इस औरत के पास भी 16 पावर ड्रग के 2 डोज मौजूद हैं और भाई होने के नाते दूसरा डोज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। शक्तिशाली गेंडा क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर हैरान रह गया। क्रिस्टोफर ने फिर से शक्तिशाली गेंडे को समझाते हुए कहा, अरे भाई, समझने की कोशिश करो। एक बार ये आखिरी डोज हमारे शरीर के अंदर गया तो समझ लो कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई। हमारी जिंदगी इतनी लंबी हो जाएगी कि ये दुनिया जब कयामत का दिन देखेगी तब हम उसके आई विटनेस बनेंगे। और तुम जरा सोचो, इतनी लंबी जिंदगी में अकेले जीकर करूँगा क्या?
अगर बचपन के दोस्त का साथ मिल जाए तो फिर सफर कितना सुहाना हो जाएगा। जरा सोचो, तुम्हारी ताकत और मेरी ताकत अगर एक दिन मिल जाए तो इस दुनिया पर हम राज कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि बजाय इसके कि V16 पाउडर के लिए हम दोनों एक दूसरे से लड़ें, हमें एक होकर बड़ी ही आसानी से इस औरत से V16 पाउडर हासिल कर लेना है। उसके बाद मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आने वाली जिंदगी जो कम से कम 200-300 साल लंबी होगी, वो बड़ी ही शान से एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बिताएंगे। इस दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी, इस दुनिया पर हमारा राज होगा। अरे भाई, यही तो हमारी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का सपना है। भाई सच बताओ तो पहले तो इस पूरी दुनिया पर मैं अकेला ही राज करना चाहता था, मगर जरा तुम ही सोचो, अकेला राज करके क्या करूँगा। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने करोड़ों लोग हैं जिन पर हमें राज करना है। अकेला राज करते करते थक जाऊंगा। अगर तुम भी राज करने में मेरा साथ दोगे तो सिंहासन बांटकर मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सिंहासन पर बैठूंगा। सिगार के कस लगाते हुए क्रिस्टोफर बड़े ही कैजुअली ये सारी बातें शक्तिशाली गेंडे से कह रहा था। शक्तिशाली गेंडा बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर की हर बात सुन रहा था। शक्तिशाली गेंडा भी अब जीना चाहता था। वो जानता था कि अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन और क्रिस्टोफर के साथ जंग लड़ने में हो सकता था कि उसकी जीत हो और हो सकता था कि उसकी हार हो, लेकिन अगर वो क्रिस्टोफर से हाथ मिला लेता है तो उन दोनों की जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टोफर और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दुनिया में और किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो V16 पाउडर को शक्तिशाली गेंडे से चुरा सके। और शक्तिशाली गेंडा ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि V16 पाउडर हासिल करने के अलावा क्रिस्टोफर के पास और कोई चारा नहीं था। शक्तिशाली गेंडा मौत से नहीं डरता था, मगर वो मरने से पहले रानी आलिसा की आंखों में अपने लिए फिर से वही प्यार, वही रिस्पेक्ट देखना चाहता था जो कुछ दिनों पहले तक नजर आती थी। शक्तिशाली गेंडे के सामने भविष्य के सारे प्लान्स बताकर क्रिस्टोफर ने शक्तिशाली गेंडे को वो सपने दिखाए थे जो वो पिछले कई सालों से देख रहा था। शक्तिशाली गेंडा भी V16 पाउडर हासिल करने के बाद अपनी लाइफ स्पेन इतनी भार लेना चाहता था कि मौत कभी उसे छू भी न सके। हालांकि उस वक्त शक्तिशाली गेंडे ने अपने सपनों में अपने जीवन साथी के रूप में रानी आलिसा को देखा था, मगर अब शक्तिशाली गेंडा जानता था कि अगर क्रिस्टोफर ने जो कुछ भी कहा था वह सच हुआ तो फिर बहुत जल्द ही इस पूरी दुनिया पर शक्तिशाली गेंडे और क्रिस्टोफर का राज होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई कानून, कोई सरहद, कोई दीवार शक्तिशाली गेंडे को कैद नहीं कर सकती थी। जो कानून शक्तिशाली गेंडे के पीछे पड़ा था, अगर वो कानून ही शक्तिशाली गेंडे की ढाल बनकर उसके सामने खड़ा रहे तो उस पर लगे सारे इल्जाम खुद ब खुद मिट जाएंगे और फिर वो खुद भी एक राजा की तरह रानी आलिसा के दिल में फिर से अपनी जगह बना सकता था। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने क्रिस्टोफर की ओर अपना एक हाथ बढ़ाया और अपना एक अंगूठा ऊपर की ओर करके शक्तिशाली गेंडे ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मनी को खत्म करता हूँ। क्रिस्टोफर ने जैसे ही शक्तिशाली गेंडे की ये बात सुनी, उसने जोर से अपनी जांघ पर अपना एक हाथ दे मारा और हंसते हुए रेखा मूर्ति की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, एक अच्छी बाजी खेली थी, मगर तुम्हारी बाजी के सारे पत्ते उल्टे निकले। तुम्हारी बाजी में बेशक 3 बादशाह थे, मगर तुम ये भूल गई थी कि मैं अपनी बाजी में 3 इक्के साथ में लेकर घूमता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें मैसेज करके ये बताया था कि किस लोकेशन पर आकर तुम्हें V16 पाउडर मेरे हवाले करना है, मगर अब तो यहाँ शक्तिशाली गेंडा खुद फिर से पुरानी दोस्ती को ताजा करके मेरे साथ हाथ मिला बैठा है। जब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं रहा तो अब किसी भी बात को सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सौदा उस लोकेशन पर भेजना था वो अब सौदा यहीं पर होगा, इसी जगह पर। अब चुपचाप वो V16 पाउडर मेरे हवाले कर दो। रेखा मूर्ति को ये कहने के बाद जैसे ही क्रिस्टोफर रेखा मूर्ति की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, रेखा मूर्ति ने उसे हाथ के इशारे से रुकते हुए कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें वो V16 पाउडर तभी दूंगी
जब तुम मेरे पूरे परिवार को अपने कब्जे से आजाद कर दोगे। रेखा मूर्ति की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने फिर से अपनी जांघ पर अपना एक हाथ जोर से दे मारा और हंसते हंसते कहने लगा, भाई इसे कहते हैं असली बिजनेस वूमेन, और ये बात भी सही है। बिजनेस किया है तो दोनों ओर से डील पूरी होनी चाहिए। चलो अभी मैं अपने आदमियों को मैसेज करके कह देता हूँ कि तुम्हारे परिवार को छोड़ दें। रेखा मूर्ति को यह कहने के बाद क्रिस्टोफर ने अपनी जेब से एक बड़ा सा फोन निकाला और फोन में कुछ टाइप करने लगा। रेखा मूर्ति के बगल में खड़ी अनिका ये सब कुछ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। तभी अनिका के जेब में उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब अनिका ने फोन निकाल कर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गई थी कि जो क्रिस्टोफर अनिका के सामने खड़ा था उसी क्रिस्टोफर का मैसेज अनिका के मोबाइल पर आया था। क्रिस्टोफर ने मैसेज में लिखा था, जो V16 पावर ड्रैग तुमसे दूर जा चुका है वो धीरे धीरे मेरे तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें V16 पावर ड्रग की कितनी ज़रूरत है। कुछ ही देर में मेरे पास V16 पावर ड्रग के दोनों डोज आ जाएंगे। यहाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मुझे मिला है और उसे भी V16 पावर ड्रग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे और तुम्हारे बेटे को। बड़े अफसोस की बात है कि V16 पावर ड्रग के सिर्फ 2 डोज हैं, मगर उन डोज के जरिए जिनकी जानें बचाई जा सकती है ऐसे 3 लोग हैं। देखो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तो कोई संत महात्मा हूँ नहीं कि अपने हिस्से की जिंदगी किसी और की झोली में डाल दूँ। तो ये बात तो तय है कि 1 डोज मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, बाकी बच्चा 1 डोज या तो मैं अपने पुराने दोस्त को दे सकता हूँ या वो तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर के काम आ सकता है। मगर वो डोज किसके काम आएगा इसका फैसला तुम्हें खुद ही करना है। अनिका हैरानी से अपने सामने खड़े क्रिस्टोफर को देखने लगी। अनिका के चेहरे पर मास्क था। सामने खड़ा क्रिस्टोफर अनिका को ब्लैक कैट समझ रहा था। क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों को रेखा मूर्ति के परिवार वाले को छोड़ने के लिए मैसेज नहीं किया था, बल्कि अनिका को मैसेज करके वो एक सौदा करना चाहता था। क्रिस्टोफर ने मैसेज में आगे लिखा था, बहुत ही जल्द मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपना मालिक बना लो और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नौकर बन जाओ। अगर तुम यह करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 पावर ड्रग का दूसरा डोज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला है वो मुझे बताओ, मगर इतना याद रखो कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अपना फोन अपनी जेब में रखने के बाद क्रिस्टोफर ने दोबारा से रेखा मूर्ति की ओर देखा और कहा, लो भाई, मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि तुम्हारे परिवार को छोड़ दें। अब तो वो V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अभी अभी क्रिस्टोफर ने जिसे मैसेज किया था वो न तो उसने अपने आदमियों को किया था और न ही मैसेज में रेखा मूर्ति के परिवार के बारे में कुछ भी लिखा हुआ था। मगर क्रिस्टोफर अपनी बात जिस तरीके से पेश करता था, सुनने वाले को यही लगता था कि क्रिस्टोफर बिल्कुल सही कह रहा था। हालांकि क्रिस्टोफर का चेहरा उसकी बड़ी सी हैट और बड़े काले सन ग्लासेज के पीछे छुपा हुआ था, मगर क्रिस्टोफर का गोरा रंग, क्लीन शेव चेहरा, उसके बात करने का तरीका, ये सब देखकर क्रिस्टोफर की हरकतों से अनजान आदमी बड़ी ही आसानी से क्रिस्टोफर पर भरोसा कर सकता था। मगर वहाँ मौजूद सारे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टोफर किस किस्म का खतरनाक आदमी था। खासकर रेखा मौसी, जो अच्छी तरह से जानती थी कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए किस तरह की खूबियों की जरूरत होती थी। और इस वक्त रेखा मौसी के सामने जो सूट बूट पहना हुआ शैतान खड़ा था, उसके अंदर वो सारी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर रेखा मौसी इतनी आसानी से क्रिस्टोफर के झांसे में आने वाली नहीं थी। रेखा मौसी ने अपनी बात रखते हुए कहा, पहले मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि मेरा परिवार बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। उसी के बाद मैं V16 पावर ड्रग तुम्हारे हवाले करूंगी। रेखा मौसी की बात सुनते ही इस बार क्रिस्टोफर ने अपने गुस्से से अपना काबू खो दिया और अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहने लगा, बस करो, अब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अब जल्दी से वो V16 पावर ड्रग मेरे हाथ में रखो, वरना तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा।
रेखा मौसी ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, देखो क्रिस्टोफर, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं V16 पावर ड्रैग तुम्हें देती हूँ तो तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे। क्रिस्टोफर ने भी अपनी आवाज दोगुनी ऊंची करते हुए कहा, अरे वादे किए ही जाते हैं ताकि वक्त आने पर उन्हें तोड़ा जाए। अगर वादे तोड़े ही नहीं जाएंगे तो लोगों का वादों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इतना याद रखना कि वादा निभाने वाले की कीमत सिर्फ तभी होगी जब वादा तोड़ने वाले इस दुनिया में मौजूद होंगे। क्रिस्टोफर की ये बात सुनते ही रेखा मौसी ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, देखो इस खतरनाक आदमी को और ध्यान से सुनो इसकी बातों को। इस वक्त ये मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभा रहा है तो जरा सोचो, कल की क्या गारंटी कि ये तुमसे किया हुआ वादा भी निभाएगा। वक्त आने पर वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा देगा। रेखा मौसी की बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने पूरी तरह से अपने गुस्से पर काबू खो दिया। उसने जोर की आवाज लगाते हुए अपने आदमियों से कहा, बहुत हो गया मजाक, चलो अब इस औरत की बोलती बंद करने का वक्त आ गया है। अपने मालिक का हुक्म मिलते ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए कुछ लोग रेखा मूर्ति की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। अनिका के साथ आए कुछ लोग अभी भी जमीन पर गिरे दर्द से तड़प रहे थे, मगर अनिका के साथ आए 4 आदमी अभी भी सलामत थे। क्रिस्टोफर के आदमियों को रेखा मूर्ति के पास आते हुए देखकर उन आदमियों ने अनिका और रेखा मूर्ति के सामने एक कवच बना दिया। क्रिस्टोफर के आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो 10 से 12 लोग अनिका के 4 बॉडीगार्ड के साथ मुकाबला करने लगे। हालांकि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मगर 4 के मुकाबले 12 की संख्या काफी ज्यादा थी। क्रिस्टोफर रेखा मूर्ति के साथ आए हुए लोगों को आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो उन्हें तड़पा कर मरता हुआ देखना चाहता था। जहां 12 लोग 4 लोगों के साथ फाइट करने लगे, वहीं क्रिस्टोफर ये देखकर हैरान रह गया कि उन 4 लोगों का कवच तोड़ने में 12 लोगों को जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा था। अनिका के साथ आए हुए 4 लोगों में से खासकर एक आदमी काफी बहादुरी से क्रिस्टोफर के 12 गुंडों के साथ लड़ रहा था। वो एक के बाद एक क्रिस्टोफर के गुंडों को पटक कर मार रहा था। अपने गुंडों को इस तरह मार खाते हुए देखकर क्रिस्टोफर ने अपनी जांघ पर अपना एक हाथ जोर से मारा और खुद मैदान में उतर पड़ा। जैसे ही क्रिस्टोफर ने मास्क पहने उस आदमी पर अटैक करने की कोशिश की, उस आदमी ने क्रिस्टोफर को भी जूडो कराटे का वो दांव सिखाया कि क्रिस्टोफर को दिन में तारे नजर आने लगे। अपना बैलेंस संभालते हुए क्रिस्टोफर ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखा और कहा, अगर तुम इस जंग में नहीं उतरे तो V16 पावर ड्रग को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं रेखा मूर्ति ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अगर तुमने इस जंग में क्रिस्टोफर का साथ दिया तो इतना याद रखना कि तुम भी एक दिन बहुत पछताओगे। ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। क्रिस्टोफर ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे ये औरत हम दोनों के बीच इतने सालों बाद जो दोस्ती फिर से मजबूत हुई है उसमें दरार डालना चाहती है। क्या तुम इतनी सी बात समझ नहीं पाते? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एसपीसी के बिना तुम बिल्कुल अधूरे हो। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। मगर अब एसपीसी की कमी तुम्हारी जिंदगी में मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे शारीरिक ताकत देना और दिमागी ताकत तुम मुझ पर छोड़ दो। इस जंग में हमारा साथ दो और जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग हासिल करने में मेरी मदद करो। अनिका का वो खास बॉडीगार्ड एक के बाद एक क्रिस्टोफर के सारे गुंडों को पटकता रहा। जैसे क्रिस्टोफर कुछ आदमियों ने खतरा टालने के लिए अपनी अपनी बंदूकें निकाली, कार के पीछे से निखिल एक मशीन गन से धड़ाधड़ क्रिस्टोफर के पैरों के आसपास गोलियां चलाने लगा और वो चिल्ला कर सबसे कहने लगा, अगर इस जंग में बंदूकों का सहारा लिया तो इतना याद रखना कि तुम्हारे गैंग का लीडर मेरी बंदूक के निशाने पर है। वहां अनिका का वो खास बॉडीगार्ड एक एक करके सारे गुंडों को अधमरा करते जा रहा था। वहीं क्रिस्टोफर शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहने लगा, अरे अब तो आ जाओ मैदान में। इस आदमी को हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है, मगर तुम्हारे लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान है। जैसे ही निखिल ने क्रिस्टोफर की बात सुनी, निखिल ने शक्तिशाली गेंडे को अपनी बंदूक के निशाने पर लेते हुए कहा, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा।
निखिल की ये बात सुनते ही जैसे अचानक ही शक्तिशाली गेंडे का ईगो हर्ट हो गया था। वो किसी की धमकी सुनकर चुप बैठने वाला नहीं था। इसलिए निखिल की बंदूक के सामने सीना ताने शक्तिशाली गेंडा उस आदमी की ओर आगे बढ़ने लगा, जो अकेला ही क्रिस्टोफर की पूरी गैंग पर भारी पड़ रहा था। निखिल ने क्रिस्टोफर के बाद शक्तिशाली गेंडे पर गोलियां चलाना शुरू की, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से निखिल की चलाई हुई एक भी गोली शक्तिशाली गेंडे के सीने को छू नहीं पाई। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा फाइट के बीचों बीच पहुंचा, शक्तिशाली गेंडे ने उस आदमी के कंधे पर एक हाथ रखा, जो अकेला ही क्रिस्टोफर की पूरी गैंग पर भारी पड़ रहा था। उस फाइटर ने भी आओ देखा न ताव और एक ऐसा जुड़ो कराटे का दांव शक्तिशाली गेंडे पर चला दिया कि शक्तिशाली गेंडा लड़खड़ाकर अपने कदम अपने आप पीछे ले गया। उस फाइटर ने इतनी जोर की लात मारी शक्तिशाली गेंडे की छाती पर कि शक्तिशाली गेंडा कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। मगर जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अपना होश संभाला, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा तेज हो गया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी जोर की लात मारी थी उसकी छाती पर। एक जोर की दहाड़ लगाते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अपने दोनों हाथों से उस फाइटर के सर पर वार किया। वार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो फाइटर वहीं पर अपने होश खो बैठा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जो फाइटर अकेला ही क्रिस्टोफर की पूरी गैंग पर भारी पड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी का वर्किंग प्रेसिडेंट और अनिका का भाई जैसा खास दोस्त सूरज था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि V16 पावर ड्रग पाने के सफर में उसकी मुलाकात कभी न कभी शक्तिशाली गेंडे के साथ होने वाली थी। इसलिए ब्रह्मपुत्र एकेडमी से उसने खास सूरज और कुछ एकेडमी के सबसे बेहतरीन फाइटर को अपने साथ इस जंग में शामिल कर लिया था। सूरज को जमीन पर गिरा हुआ देखकर ब्रह्मपुत्र एकेडमी से आए बाकी स्टूडेंट भी अपने कदम डर कर पीछे हटाने लगे। वो जानते थे कि जिस आदमी के सामने उनका गुरु महज कुछ सेकेंड में नहीं टिक पाया था, उस आदमी की शक्ति के सामने उनकी फाइटिंग स्किल काफ़ी कमज़ोर थी। छाती के जैकेट पर लगी गोलियों की वजह से और सूरज की लात की वजह से शक्तिशाली गेंडे के सिर पर जुनून सवार हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी जंगली जानवर ने प्रवेश कर लिया था। जोर की दहाड़ लगाते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली थी। शक्तिशाली गेंडे के हाथों के मसल और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगे थे। अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर शक्तिशाली गेंडे ने फिर से जोर की दहाड़ लगाई और रेखा मूर्ति की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अनिका जानती थी अब रेखा मूर्ति की मौत और शक्तिशाली गेंडे के बीच सिर्फ अनिका ढाल बनकर खड़ी थी। रेखा मूर्ति को बचाने के लिए अब अनिका को खुद शक्तिशाली गेंडे से मुकाबला करना होगा। जैसे ही अनिका ने देखा कि शक्तिशाली गेंडा तेजी से रेखा मूर्ति की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, अनिका ने अपने कमर पर हाथ रखा और एक ही झटके में अपने जैकेट से एक 2 धारी नाल चाकू निकाला। स्टील की जंजीरों से बना नाल चाकू कोरियन मार्शल आर्ट में काफी इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता था कि ये बिना बारूद का इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था। इसे चलाने के लिए काफी स्किल और टेक्निक की जरूरत पड़ती थी, मगर इसे चलाने में जरा सा भी चूक हुई तो चलाने वाला खुद भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता था। अनिका बड़ी ही आसानी से नान चाकू को अपने दोनों हाथों में घुमाते हुए शक्तिशाली गेंडे की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा और अनिका के बीच का फासला कुछ कम हुआ, अनिका ने शक्तिशाली गेंडे के चेहरे पर जोरदार वार किया। नान चाकू का वार इतना जोरदार था कि शक्तिशाली गेंडे के गर्दन से खून निकलने लगा और यह बात शक्तिशाली गेंडे के ईगो को बहुत गहरी चोट पहुंचाने वाली थी। अनिका की ओर देखकर शक्तिशाली गेंडे ने जोर की दहाड़ लगाई और जैसे ही शक्तिशाली गेंडा अनिका पर अटैक करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, निखिल ने पीछे खड़ी गाड़ी के बोनेट से धड़ाधड़ शक्तिशाली गेंडे की पीठ पर गोली चलाना शुरू किया। शक्तिशाली गेंडे के बाजुओं से 2 गोलियां छूटकर निकल गई, जिसकी वजह से शक्तिशाली गेंडे के बाजुओं से खून का फवारा सा उछलकर जमीन पर गिरा। शक्तिशाली गेंडा निखिल को चिट्टी समझता था और जब चाहे निखिल को अपनी 2 उंगलियों के बीच मसल कर रख सकता था, मगर शक्तिशाली गेंडा इस वक्त अपने सामने खड़ी उस ब्लैक कैट से बदला लेना चाहता था, जिसे शक्तिशाली गेंडे को खुलेआम चैलेंज किया था।
अपने हाथों में नान चाकू घुमाते हुए अनिका ढाल बनकर रेखा मूर्ति के सामने खड़ी थी। तभी अचानक अनिका का मास्क निकलकर जमीन पर गिर गया। अनिका जानती थी कि अगर शक्तिशाली गेंडा इस कवच को पार कर गया तो रेखा मूर्ति का जिंदा बचना बेहद मुश्किल था। अपने हाथों में बड़ी तेजी से नान चाकू घुमाते हुए अनिका शक्तिशाली गेंडे की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे को अगर इस जंग में हराना था तो एक के बाद एक उस पर वार करना बहुत जरूरी था। मगर जैसे ही अनिका शक्तिशाली गेंडे के नजदीक पहुंची, शक्तिशाली गेंडे ने अपने एक हाथ से अनिका के हाथ में तेजी से घूम रहे नान चाकू को रोक लिया और अपने दूसरे हाथ से अनिका के चेहरे पर वार किया। अनिका वक्त पर अपना चेहरा पीछे लेकर वार से बचने में तो कामयाब हो गई थी, मगर शक्तिशाली गेंडे की उंगलियों में फंसकर अनिका का मास्क उछलकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही अनिका का मास्क उछलकर जमीन पर गिरा, आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध होकर अनिका के चेहरे को देखने लगे। अनिका के ठीक सामने खड़ा शक्तिशाली गेंडा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिसे वो ब्लैक कैट समझकर जिसके साथ हाथापाई कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। अनिका और शक्तिशाली गेंडे से कुछ दूर खड़ा क्रिस्टोफर भी अनिका के चेहरे को देखकर दंग रह गया था। उसने अपना हाथ जोर से अपनी जांघ पर मार दिया और अपनी उंगली अपने मुंह में रखकर जोर से चबाने लगा। वो देखना चाहता था कि वो कोई कहीं सपना तो नहीं दिख रहा था। कार के बैक सीट में बैठा हुआ आशीष सबसे ज्यादा हैरान था। वो पूरे रास्ते जिसे रेखा मूर्ति का बॉडीगार्ड समझ रहा था वो दरअसल अनिका थी। आशीष ने अब तक जो कुछ भी किया था वो अनिका को मुसीबतों से दूर रखने के लिए किया था, मगर इस वक्त अनिका जिस खतरनाक सिचुएशन में थी वहां से बाहर निकलना खुद आशीष के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि उसका कमजोर शरीर न तो क्रिस्टोफर की गैंग का मुकाबला कर सकता था और न ही शक्तिशाली गेंडे का। कार से उतरते हुए आशीष ने अनिका की ओर देखकर दबी हुई आवाज में कहा, अनिका, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेहरबानी करके वापस आ जाओ, तुम अकेले इनसे लड़ नहीं सकती। वहाँ शक्तिशाली गेंडे ने अपना होश संभालते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, कमाल हो गया, सचमुच आज तो कमाल हो गया। आज अगर मैं ऊपर वाले से कुछ और भी मांग लेता तो मुझे जरूर मिल जाता। क्या दिन है आज मेरे लिए। आज मेरे हाथ न सिर्फ मेरी लंबी उम्र की चाबी लगने वाली है, बल्कि मेरी जिंदगी के दो सबसे बड़े दुश्मन आज मेरे हाथों मारे जाने वाले हैं। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, तुम्हारी वजह से रानी आलिशा की नजरों में मैं गिर गया, गुनहगार साबित हो गया, अपराधी साबित हो गया। अगर तुमने मेरे शरीर से मेरे खून का एक एक कतरा भी चुरा लिया होता तब भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर तुम्हारी इस गलती को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आज तुम्हें और तुम्हारी इस मौसी दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। अनिका और शक्तिशाली गेंडे से कुछ ही दूरी पर खड़े क्रिस्टोफर के लिए अब ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग को हासिल करना चाहता था। अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, रेखा मूर्ति को मार दो अभी इसी वक्त। जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमियों ने क्रिस्टोफर के ऑर्डर सुने, वो लोग अपने कदम रेखा मूर्ति की ओर आगे बढ़ाने लगे। जैसे ही अनिका ने रेखा मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, शक्तिशाली गेंडे ने अनिका की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद अनिका के हाथों से नान चाकू अपने हाथों में लेकर शक्तिशाली गेंडे ने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर नान चाकू को बीच से तोड़ दिया। स्टील से बना मजबूत नान चाकू जिस तरह से शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों से तोड़ा था, वो देखकर ब्रह्मपुत्र एकेडमी से आए सारे लोग समझ गए थे कि शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे। शक्तिशाली गेंडे के एक ही मुक्के ने उनके गुरु सूरज का क्या हाल किया था वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जमीन पर गिरी अनिका भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर जमीन से खड़े होकर अचानक ही हवा में छलांग लगाई और शक्तिशाली गेंडे की छाती पर जोर से लात मारी। अनिका की लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शक्तिशाली गेंडे के मुंह से खून निकलने लगा।
शक्तिशाली गेंडे के सिर पर अब फिर से अनिका की जान लेने का जुनून सवार हो गया। शक्तिशाली गेंडे पर दोबारा अटैक करने के लिए जैसे ही अनिका ने अपना हाथ उठाया, अनिका को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। अचानक ही अनिका को ये महसूस होने लगा कि उसके हाथों में पूरी तरह से जान निकल गई थी। अनिका शक्तिशाली गेंडे पर अटैक तो करना चाहती थी, मगर उसके हाथ आगे बढ़ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अनिका के मसल को जाम कर दिया था। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अनिका ने देखा कि रेखा मौसी ने अनिका के पीठ में एक बड़ा सा इंजेक्शन चुभो दिया था। अनिका रेखा मौसी को इस तरह देखकर हैरान हो गई। आसपास खड़े सभी लोग रेखा मौसी के इस कदम को देखकर दंग रह गए। रेखा मौसी ने दबी हुई आवाज में अनिका के कानों के पास आकर कहा, मुझे माफ कर देना अनिका। अनिका फटी हुई आंखों से रेखा मौसी को देखती रही। अनिका कुछ बोलना चाहती थी, मगर इंजेक्शन के जरिए रेखा मौसी ने जो ड्रग अनिका के शरीर में इंजेक्ट किया था, उसकी वजह से अनिका को अब बोलने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रेखा मौसी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हारे मसल जाम हो जाएंगे और उन्हीं 5 मिनट के अंदर यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अब 5 मिनट यहीं पर खड़ी रहकर सारा खेल देखो। अनिका को ये कहने के बाद रेखा मौसी धीरे से अपने कदम अपनी कार की ओर आगे बढ़ाने लगी। तभी अनिका ने अटकती हुई आवाज में रेखा मौसी से कहा, याद रखना कि रिया आपको बहुत प्यार करती है, वो आपको बहुत मिस करेगी। अनिका की ये बात सुनते ही रेखा मौसी के कदम जैसे जमीन में जम गए थे। रेखा मौसी बड़ी बड़ी आंखों से पलटकर अनिका को देखने लगी, मानो आंखें हुई आंखों से रेखा मौसी अनिका से कह रही हो कि इस वक्त रिया की याद दिलवाने की क्या जरूरत थी। रेखा मौसी ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए अनिका से कहा, उसे आदत डालनी होगी। वो बच्चे जिनके सर से दादा दादी का साया हट जाता है, वो बच्चे भी धीरे धीरे बिना उनके जीना सीख लेते हैं। रेखा मौसी की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था और वो अब पलटने वाली नहीं थी। अनिका रेखा मौसी को रोकना चाहती थी, मगर रेखा मौसी ने जिस ड्रग को इंजेक्शन के जरिए अनिका के शरीर में फैलाया था, उस ड्रग के इम्पैक्ट की वजह से अनिका शारीरिक हलचल नहीं कर पा रही थी। रेखा मौसी धीरे धीरे अपनी कार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अपनी सीट के ग्लव्स बॉक्स को खोलकर रेखा मौसी ने अंदर से एक मेटल का बॉक्स निकाला, जिसके अंदर V16 पाउडर ड्रग रखा हुआ था। अपने हाथ में मेटल बॉक्स पकड़कर रेखा मौसी धीरे धीरे क्रिस्टोफर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। रेखा मौसी को अपनी ओर आता हुआ देखकर क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। क्रिस्टोफर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। क्रिस्टोफर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो हवा में अपने हाथ लहरा लहरा कर रेखा मौसी को अपने पास बुला रहा था। क्रिस्टोफर जोर जोर से रेखा मौसी की ओर देखकर कहने लगा, अब आपको समझ में आया ना कि असली समझदारी किस चीज में है। इतनी मारपीट, इतना खून खराबा किसे अच्छा लगता है। अगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपने परिवार से कितना प्यार करती हो और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकती हो। आखिर मैं मांग ही क्या रहा हूँ, डिमांड ही क्या है मेरी। तुम्हारे परिवार के बदले अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके शरीर में खून नहीं है, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए खून की सख्त जरूरत पड़े तो वो क्या करेगा? ब्लड बैंक के पास ही तो जाएगा ना। अगर ब्लड बैंक उसे खून देने से मना कर दे तब वो आदमी क्या करेगा? मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे परिवार वालों की जान कुछ वक्त के लिए अपने आदमियों के पास गिरवी रख दी थी। अब फटाफट वो V16 पाउडर ड्रग का बॉक्स मेरे हाथ में रख दो और वहाँ मेरे आदमी तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। रेखा मौसी ने एक बड़ा सा काला ओवरकोट पहन रखा था। अपने हाथ में पकड़ा हुआ मेटल का बॉक्स रेखा मौसी ने अपनी उंगलियों में फंसाकर अपने कंधे पर रख दिया और वो धीरे धीरे क्रिस्टोफर के पास आई और क्रिस्टोफर से कहने लगी, आज मुझे समझ में आया कि परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और इंसान की सबसे कमजोरी भी। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, पता नहीं मैं उसे क्या कहूँ, मेरे परिवार की ताकत या मेरे परिवार की कमजोरी। मैं नहीं जानती कि मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, ताकत या कमजोरी, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को मिस करती रही। क्रिस्टोफर ने और तेजी से रेखा मूर्ति को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा।
अरे ये तो मैं भी मानता हूँ कि परिवार बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो VA16 मेरे हवाले कर दो और अपने परिवार के पास चली जाओ। अचानक ही रेखा मौसी ने क्रिस्टोफर की ओर आगे बढ़ रहे अपने कदमों को रोक लिया और अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद क्रिस्टोफर से कहा, मगर दूसरे ही पल मुझे ये भी एहसास होता है कि इंसान का जीवन भी कितना अजीब है। मरने के बाद तो दुनिया से जुड़ी हुई कई संबंध नहीं चलते। हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। ये कहावत तो तुमने भी सुनी होगी। क्रिस्टोफर अब रेखा मौसी की बातों को समझ नहीं पा रहा था। क्रिस्टोफर ने हैरानी से रेखा मौसी की ओर देखते हुए कहा, ये तुम बार बार अपनी बातों को पलट क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? लाओ चुपचाप वो बक्सा मेरे हवाले कर दो। क्रिस्टोफर की पूरी बात सुनने के बाद रेखा मौसी अपने हाथ में पकड़े हुए बक्से को देखती रही, तो कभी शक्तिशाली गेंडे की तरफ, उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए रेखा मौसी ने क्रिस्टोफर की ओर देखकर कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये VA16 पाउडर तुम्हें देने के बाद भी ये कह नहीं सकते कि तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे या नहीं, मगर फिर भी मैं ये बक्सा तुम्हारे हवाले सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक चांस ले सकूं, ये जानने के लिए कि तुम अपनी बात पर कायम रहते भी हो या नहीं। क्रिस्टोफर के लिए अब रेखा मौसी की एक भी बात सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रेखा मौसी के हाथों से बक्सा लेने के लिए क्रिस्टोफर ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, रेखा मौसी ने अपने कदम पीछे लेते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अच्छा एक आखिरी सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ, उसके बाद ये बक्सा तुम्हारे हवाले कर दूंगी। रेखा मौसी की बात सुनकर क्रिस्टोफर अपनी जगह पर रुक गया और अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहने लगा, क्या पूछना चाहती हो? रेखा मौसी ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, क्या ये बक्सा तुम्हें मिलने के बाद तुम शक्तिशाली गेंडे को किया हुआ वादा पूरा करोगे या उसे भी? रेखा मौसी ने पूरी बात नहीं कही, बीच में ही अपनी बात रोक ली। क्रिस्टोफर के लिए अब रेखा मौसी की बातों को समझना और उन बातों का जवाब देना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इसलिए क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी के हाथों से वो मेटल का बक्सा छीन लिया। जैसे ही क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी के हाथों से वो बक्सा छीना, उसी वक्त एक और हाथ बक्से पर बदसाहत जमाने के लिए पड़ा। क्रिस्टोफर के लिए उन हाथों से बक्से को छुड़ा पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो ताकतवर हाथ शक्तिशाली गेंडे के थे। कुछ देर तक क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे के बीच में टंग ऑफ वार चलता रहा। कभी क्रिस्टोफर उस मेटल बॉक्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता, तो कभी शक्तिशाली गेंडा मेटल बॉक्स को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता। मेटल बॉक्स को अपनी ओर खींचते हुए शक्तिशाली गेंडे ने क्रिस्टोफर से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इस जंग में तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम इसमें से एक डोज मुझे दोगे। मगर क्रिस्टोफर भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें। मैं इतना मेहनत करती हूँ ताकि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए।